नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने पिछली क्लास में गर्भावस्था के विषय में डिटेल से बात कर रही थी। अभी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, टीचर्स के जितने भी एग्जाम हम बात करें, चाहे वो सीटेट का हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, रीट का हो, इन सभी में आपके मनोविज्ञान पूछी जाती है। और उनके सिलेबस की हम अकॉर्डिंग बात करें तो ज्यादा क्वेश्चन आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से पूछे जाते हैं। तो आज वाला जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, ये बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और एक बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको इसको समझाने वाला। ज्यादा समय इन बातों में नहीं गवाएंगे, शुरू करते हैं। देखिए हमारी जो क्लास है, शैशवावस्था। देखिए शैशवावस्था से आप सभी लोग परिचित हैं कि किस प्रकार से बालक जन्म लेता है, फिर उठना बैठना सीखता है, पैरों और हाथों से चलता है, फिर खड़ा होना सीखता है और फिर पैदल चलना शुरू कर देता है। ये जो समय होता है ना, यानी कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का जो समय होता है, ये आपका शैशवावस्था कहलाता है। इसे अंग्रेजी में इनफेंसी स्टेज कह देते हैं, ठीक है ना। इनफेंसी कहा जाता है या शिशु अवस्था भी कह देते हैं इसको। इसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग है वो बातें कही गई है, अलग अलग कथन कहे गए हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, जिनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी है, ये बालक या शिशु की शताब्दी कहलाती है। ये देखिए कई बार बता दिया है, आपको याद रखना भाई। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। कुछ विशेष इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके शैशवावस्था से संबंधित, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई इस शैशवावस्था को हम क्या क्या कह सकते हैं? देखिए स्वार्थी होते हैं, इसमें जो बालक होते हैं ना, स्वार्थी होते हैं, सब केंद्रित होते हैं। इनको किसी और से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। जो काम इनको अच्छा लगता है वो काम ये करते हैं, चाहे आप कुछ भी कर दो। अगर इनको आप डांटोगे, उस काम को करने से रोकोगे, तो ये रोने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। मतलब ये स्वार्थी होते हैं, अपने आप पर केंद्रित होते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि इस दुनिया जो बनी है वो मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं। दूसरा देखिए यहाँ पर खिलौनों की अवस्था कहते हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो खिलौनों की अवस्था और एक खेल की आयु या खेल की अवस्था। तो खिलौनों की अवस्था जो होती है वो तो हम शैशवावस्था को कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। लेकिन खेल की अवस्था अगर पूछे, जिसमें देखिए अलग अलग क्रिकेट खेलना, कबड्डी खेलना, ये जो खेल खेलते हैं ना, ये आपको बाल्य अवस्था को कहते हैं। भाई बाल्य अवस्था में खेलने को मिलते हैं। तो ये एक साथ लिख दिया मैंने, थोड़ा सा याद रखें ना, डिफरेंस होता है इनमें, खिलौनों की अवस्था और खेल की अवस्था। आत्म प्रेम की भावना होती है। भाई अपने आप से ही प्रेम करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। बस जैसे किसी मम्मी पापा की हम बात करें, मम्मी ने अगर किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लिया तो वो बच्चा रोने लग जाता है कि मैं ही हूँ आपका बच्चा और मेरे को ही आप गोद में ले लीजिए। तो मतलब खुद से ही प्रेम करते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है इनको। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो मूल प्रवृत्ति से संबंधित व्यवहार है वो यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। कल्पना जगत के विचरण की अवस्था भी कहते हैं। भाई क्यों, आपने देखा होगा बच्चे सोते हुए ऑटोमेटिकली हंसते रहते हैं। रात को आपने देखा होगा बच्चे सोते हुए नींदों में हंसने लगते हैं। इसका मतलब वो कल्पना जगत में विचरण करते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। इसी कारण कल्पना जगत के विचरण की अवस्था भी इसे कहा जाता है। भाई अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था ये कहते हैं, भाई ये बच्चे जो होते हैं, ये जब 3-4 वर्ष के होते हैं तो ये सोचते हैं भाई जैसे गाड़ी चल रही तो वो गाड़ी कैसे चल रही है, लेकिन उनके कोई तर्क नहीं होता। वो तार्किक चिंतन नहीं होता है। वो ये सोचते हैं भाई ये ऐसे क्यों हो रहा। क्वेश्चन भी हमें बहुत ज्यादा पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो इतना नहीं सोच पाते, तार्किक चिंतन नहीं करते हैं। भाई मतलब अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसे संस्कारों के विकास की अवस्था भी कहा जाता है। भाई मतलब ये जो अवस्था होती है, इसमें संस्कारों का विकास किया जाता है। माता पिता या परिवार वालों के द्वारा बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है, जो कि आगे उनके किशोरावस्था तक आप उनके फल के रूप में देख सकते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मस्तिष्क विकसित होता है बच्चे का, सबसे ज्यादा इस अवस्था में सीखता है बच्चा, सबसे ज्यादा सीखता है। नैतिकता का अभाव होता है इनमें। बच्चों के अंदर अच्छा बुरा जानने का कोई मतलब नहीं होता, इसमें अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं है। जो इनको अच्छा लगता है वही काम करते हैं। लेकिन जब इसका जो अंतिम अवस्था आती है शैशवावस्था की, तो उस समय हम इनको लालच देके कोई काम करवा सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम बात करें तो इनमें नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता मतलब अच्छाई बुराई, इनको तो कहते हैं। आगे देखिए सीखने का आदर्श काल है। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये भी
सीखने का आदर्श काल होता है। सीखने का आदर्श काल कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज्यादा सीखने की अवस्था या सीखने की कैपेसिटी होती है बच्चे में, सबसे ज्यादा सीखता है इस अवस्था के अंतर्गत। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। अनुकरण द्वारा, देखिए आप छोटे बच्चे को कोई भी चीज करके दिखा दिए, नमस्ते करना सिखा सकते हैं, या किसी को हम मारना झगड़ना करते हैं तो वो बच्चा भी उसी के अकॉर्डिंग करता है। खेलना कूदना करते हैं तो वैसे बच्चा भी खेलता है। जो काम हम करते हैं हमारी नकल करता है वो, उसी को हम अनुकरण कह देते हैं। तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी इसे कहा जाता है। क्षणिक समय की अवस्था भी कहते हैं भाई। क्षणिक समय की अवस्था क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा बालक अगर रो रहा है, रोते हुए बालक हमने कुछ खाने की चीजें दे दी या फिर हमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो अचानक से हंसने लग जाता, मतलब रोता हुआ उनके आंसू टपक रहे हैं और साथ में वो हंसने भी लग जाता है। इसका मतलब कुछ समय के लिए वो रोने का समय आ गया, फिर अचानक से हंसना हो गया। तो ये कुछ समय, टाइम के ही समय होते हैं, क्षणिक समय को बोल सकते हैं इनको। तो क्षणिक समय की अवस्था भी इसे कहा जाता है। सीखने का श्रवण काल कहते हैं भाई, सुनहरा अवसर या सुनहरा काल कह देते हैं सीखने का। सामाजिक भावना का विकास है वो इसके अंतर्गत हम बात करें तो नहीं होता है, लेकिन जब अंतिम अवस्था आती है, अंतिम मतलब जब 5 या 6 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसमें ये विकसित होनी शुरू हो जाती है। तीव्र विकास की अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इस समय बालक का सबसे तेज विकास होता है। देखिए आपको मैंने पीछे सिद्धांत भी बढ़ाए थे, बालक का विकास जो होता है ये वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार होता है विकास, मतलब पहले तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, फिर मंद और फिर तीव्र, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर देखिए तीव्र होता है, ये आप शेषवावस्था मान सकते हैं। शेषवावस्था ये बाल्यावस्था में मंद हो जाता है, बाल्यावस्था में मंद हो जाता है, फिर से किशोरावस्था में बहुत तेजी से बढ़ जाता है किशोरावस्था में, ठीक है ना। तो किशोरावस्था तक ही हमें ध्यान में रख लेना है। तो मंद तीव्र ये एक चक्र सा चलता रहता है, जिसके कारण इनमें जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। प्रबल जिज्ञासा की अवस्था भी कहते हैं भाई, कोई भी चीज उसके सामने हो रही है, एग्जाम्पल के लिए अगर ट्रेन चल रही है, गाड़ी चल रही है, या फिर हम कह सकते हैं गुब्बारे फूल के हवा में उड़ रही हैं, पतंगे हवा में उड़ रही हैं, तो उसका कारण पूछता है वो, ये कैसे हो रहा है। तो उनको जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रबल जिज्ञासा की अवस्था भी कहते हैं भाई, जिद्दी होता है बच्चा इस अवस्था के अंतर्गत, ये मुझे पता करना है तो करना ही है। उदासीनता की अवस्था कहते हैं भाई, इसमें ना तो बच्चा सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, उदासीन अवस्था हम कह सकते हैं इसको, बचपन कहते हैं। और अधिगम में कठिनाई काल भी कहते हैं भाई, इसमें बच्चे की थोड़ी सी वातावरण से अपने आप को अनुकूलित करने में समस्या ये कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अन्य विशेषताएं हैं, उपनाम भी बोल सकते हैं, जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे यहाँ पर दिखा दिए हैं, शायद इनसे सभी कंप्लीट यहाँ पर आ गए हैं। विशेष नाम की हम बात करें, इनको देख लेना। आगे देखिए, तो शेष अवस्था में बालक के अध्ययन के लिए उत्तम शिक्षण विधियां कौन कौन सी हो सकती है, तो आप याद रख लेना। एक तो किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि याद रखना, एक खेल विधि है और एक मोंटेसरी विधि है। ये 3 विधि ऐसी हैं जिनके अंतर्गत हम शेष अवस्था में बालक का अध्ययन कर सकते हैं। मानसिक व शारीरिक विकास की गति इनमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। मानसिक विकास सर्वाधिक होता है शेषवावस्था में, और शारीरिक विकास भी सर्वाधिक होता है। जन्म के समय केवल उत्तेजना संवेग है, उसी का अनुभव करता है बच्चा, उत्तेजित रहता है। ऐसे आपने देखा होगा जन्म लेते ही बच्चे को, उसमें उत्तेजना सर्वाधिक होती है। और फ्राइड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फ्राइड क्या कहते हैं भाई, इनमें काम प्रवृत्ति पाई जाती है शेषवावस्था में, काम प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। जबकि इन्होंने बताया था बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति नहीं होती है और किशोरावस्था में वापस काम प्रवृत्ति होती है। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण कथन है शेषवावस्था से संबंधित जो अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए। जैसे यहाँ पर रूसो की बात करते हैं भाई, रूसो ने क्या कहा है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप याद रख लेना। एक तो हाथ पैर शब्द पकड़ लेना, एक नेत्र पकड़ना, और एक ये प्रारंभिक शिक्षक शब्द ले लेना। ये 3 शब्द आपको याद रख लेने, 3 शब्द याद हो जाएंगे। इसका मतलब आपको रूसो की परिभाषा याद हो गई। बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं से सीखता है वो, ठीक है ना। सभी संवेग विकसित होते हैं इनमें, सभी संवेग विकसित हो जाते हैं शेषवावस्था में। सिर्फ बहेश संवेग जो होता है यहाँ पर वो सर्वाधिक सक्रिय होता है, बहेश संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है वो, रूसो के अकॉर्डिंग हम बात करें। फ्राइड क्या कहते हैं, फ्राइड कहते हैं कि शेषवावस्था है ये भावी जीवन की आधारशिला है। ये इसमें आप क्या याद रखेंगे भाई, शेषवावस्था भावी जीवन की, एक तो ये शब्द याद रख लेना। देखिए मैं गोला बना रहा हूँ, ये शब्द याद रख लेना, आपकी परिभाषा याद हो जाएगी। और एक आधारशिला याद रख लेना। तो शेषवावस्था है फ्राइड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो शेषवावस्था भावी जीवन की आधारशिला, मतलब जो बनना होता है वो इसी अवस्था में बन जाता है बालक।
ये कहा भी इन्होंने कि मनुष्य को जो बनना होता है ये 4-5 वर्षों में बालक बन जाता है, ये भी फ्राइड के द्वारा ही कहा गया। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे हम वाटसन की बात करते हैं। वाटसन क्या कहते हैं? वाटसन कहते हैं भाई शेषवा अवस्था जो होती है ये तीव्र विकास की अवस्था है। यहाँ पर ये शब्द याद रखें ना, तीव्र विकास। तो शेषवा अवस्था जो है ये तीव्र विकास की अवस्था, मतलब इनमें शेषवा अवस्था के अंतर्गत बहुत तेजी से विकास होता है। वेलेंटाइन मोदे क्या कहते हैं? वेलेंटाइन कहते हैं भाई शेषवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख लेना, ये पूछा गया कई बार। शेषवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा था? तो वेलेंटाइन ने कहा था शेषवा अवस्था सीखने का आदर्श काल। गुड एनफ क्या कहते हैं? गुड एनफ, देख गुड एनफ से आप क्या याद रखेंगे यहाँ पर? एक तो यहाँ पर गुड एनफ से याद रख लेना कितने शब्द हैं, 1 2 3 शब्द हैं, तो 3 याद रख लेना। तो 3 से आप 3 वर्ष बना देना। कैसे बनाएंगे? देखिए, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना है, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मतलब जितना उसका विकास होगा 20 22 30 साल तक, उसका आधा 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप ये 3 वर्ष शब्द पकड़ देना भाई, 3 ही तो शब्द हैं, गुड एनफ, और 3 ही वर्ष याद रख लेना भाई। मानसिक विकास जितना व्यक्ति का होना उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ठीक है, गुड एनफ। आगे जॉन लॉक की परिभाषा देखिए। जॉन लॉक क्या कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। बालक का मस्तिष्क जो होता है ये कोरे कागज के समान है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। देखिए 2 शब्द पकड़ लेना यहाँ पर, एक तो कोरा कागज, कोरा कागज, और एक अनुभव। ये 2 शब्द आ जाए तो आप आंसर कर देना जॉन लॉक। तो बालक का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। ब्रिजेज क्या कहते हैं? ब्रिजेज की बात कर लेते हैं। ब्रिजेज कहते हैं भाई 2 वर्ष की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास होता है। जितने भी संवेग होते हैं ना, उन सभी संवेगों का विकास 2 वर्ष तक बालक में हो जाता है। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं बालक को इस प्रकार से खड़ा होना, बैठना, ये सभी क्रियाएं सीखता है। अब शारीरिक विकास की बात करते हैं भाई। शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है? मैंने शुरुआत में बताया हुआ था कि कौन कौन से विकास के पक्ष हमें पढ़ने हैं। शारीरिक, मानसिक, भाषा, सामाजिक, संवेगात्मक, इनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शारीरिक विकास की बात करते हैं। शारीरिक विकास मतलब शरीर का विकास, और ये यहाँ पर तीव्र होता है। थोड़ा सा ध्यान देना भाई यहाँ पर कि जन्म के समय शिशु के शरीर की लंबाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जन्म लेता है जब बच्चा, उस समय शिशु के शरीर की लंबाई कितनी होती है। तो आपसे पूछ ले तो आप आंसर कर देना भाई 20 इंच होती है। जन्म के समय शिशु के शरीर की लंबाई 20 इंच होती है। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 52.5 सेंटीमीटर कर देना। अगर यही बालिका में पूछे तो बालिका में 1 इंच कम हो जाएगी, 19 इंच होती है। ठीक है, बालक का शरीर बालिका से थोड़ा सा अधिक लंबा होता है, 1 इंच का फर्क होता है। बालक का शरीर बालिका से थोड़ा लंबा होता है या अधिक लंबा होता है। 1 वर्ष में शिशु की लंबाई 2 गुनी हो जाती है। अगर यहाँ पर जन्म लिया 20 इंच, अगर 1 वर्ष बाद देखेंगे तो ये 40 इंच हो जाएगी, 40 इंच हो जाएगी। या फिर कह सकते हैं 52 और 52 मतलब 110 सेंटीमीटर। 1 वर्ष में शिशु की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 2 गुनी हो जाएगी। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। आगे देखिए, वजन की बात करते हैं। लंबाई हो गई, अब वजन की बात कर लेते हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो शिशु का जन्म लेते समय इनका वजन कितना होता है? तो 7 पाउंड वजन होता है भाई, 7 पाउंड मानते हैं वजन। औसत वजन जब बात करते हैं तो 7 पाउंड होता है। और वैसे किलो में बात करें तो 3.6 kg होता है। और वैसे वर्तमान में देखिए 3 kg आपको मिलेगा। बच्चे का जन्म सामान्य देखते हैं तो 3 kg मिलता है, और वैसे हमारे मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग 3.6 kg माना गया। तो बालक जो होता है ये 7 पाउंड, बालक का वजन की बात करें तो 7.15 पाउंड या 3.6 kg, और बालिका में 7.13 पाउंड या 3.4 kg होता है। थोड़ा सा अंतर होता है, मतलब बालिका का वजन थोड़ा कम होता है, ये भी याद रखेगा। जन्म के पहले सप्ताह की बात करें, पहले 7 दिन बालक का वजन घटता है भाई। क्यों घटता है? क्योंकि उस बालक को जन्म लेते ही बाहर की एक नया वातावरण मिलता है। उस नए वातावरण के प्रति वो अपने आप को अनुकूलित करता है, और अनुकूलित करता है तो उसके वेट में थोड़ा बहुत लॉस होता है। तो पहले बच्चे का जब पहला सप्ताह होता है जन्म के बाद का, उसमें वजन घटता है और उसके बाद में वजन बढ़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 6 माह का शिशु जो होता है उसका वजन दुगुना हो जाता है भाई। जैसे यहाँ पर पहले जब बच्चा जन्म लेता तो उसमें 3 kg था, अब कितना हो जाएगा भाई? 6 kg हो जाएगा। 6 माह बाद क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, तो 3 का 6 kg।
ठीक है। एक वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, एक वर्ष में 3 गुना मतलब 3 का 3 गुना करेंगे तो 3 × 3 3 3 9 तो 9 kg हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है 9.5 kg, ये अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना। 9.5 kg या 9 kg हो जाएगा। अगर बच्चा 5 वर्ष का हो रहा है तो उसका वजन 18 kg हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई, पॉइंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने वजन की बात कर ली, और वजन में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई, सामान्यतः हम बात करें तो सिर का वजन कितना होता है भाई, सिर का वजन कितना होगा। सिर बड़ा होता है शेषावस्था के अंतर्गत, और सिर का वजन जो होता है ये 350 ग्राम होता है, और 2 वर्ष के अंत तक ये दुगुना हो जाता है। जब बच्चे की हम बात करते हैं तो इनका वजन 350 ग्राम होता है। अगर 2 वर्ष तक की हम बात करें तो 2 वर्ष में इसका दुगुना मतलब 750 हो जाएगा, और सामान्यतः ये 1350 के समथिंग आपको ग्राम के समथिंग देखने को मिलता है। 1350 ग्राम के समथिंग आपको देखने को मिलता है धीरे धीरे। वैसे शेष अवस्था में शुरुआत में 350 होता है और 2 वर्ष में 750 या दुगुना आप याद रखें। ये मैं बता चुका हूँ। विकास कैसे होता है भाई, सिर से पैर की ओर होता है। ये सिर है, ये पैर है भाई इसके, ठीक है ना। तो विकास हमेशा इस सिर से पैर की ओर, ठीक है। हृदय की धड़कन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भाई। जन्म के समय हृदय की धड़कन की बात करें तो 140 बार प्रति मिनट होती है। आपने देखा होगा बच्चा जब जन्म लेता है उसका हृदय कितना तेजी से धड़कता है। तो बच्चे के जन्म के समय जो धड़कन होती है वो 140 बार पर मिनट होती है। और बाल्यावस्था की हम बात करें तो बाल्यावस्था में 110 बार पर मिनट हो जाती है। और वयस्क में हम सभी को पता भी 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता या धड़कन होती है, ठीक है। अब ये शारीरिक विकास के अंतर्गत वजन की बात कर ली। अब अस्थियों की बात कर लेते हैं। अस्थियों में भी कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जन्म के समय अस्थियों की संख्या देखिए तो 270 होती है। जन्म के समय अस्थियों की संख्या 270 होती है। बाल्यावस्था में ये अस्थियों की संख्या बढ़ जाती है और 300 से 350 के बीच हो जाती है। 300 से 350 के बीच हो जाती है। अब क्या होता है, बाल्यावस्था के बाद में इनमें अस्थिकरण की प्रोसेस शुरू हो जाती है। बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है भाई अस्थिकरण बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाती है। तो बाल्यावस्था में जब अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, अस्थिकरण का मतलब क्या होता है, अस्थि आपस में जुड़नी शुरू हो जाती है। अस्थि आपस में जुड़नी शुरू हो जाती है, मजबूत होनी शुरू हो जाती है। और ये सर्वाधिक जो होती है ना अस्थिकरण, ये सर्वाधिक पूर्व शेषावस्था में देखने को मिलती है। वैसे बाल्यावस्था में होती है लेकिन सर्वाधिक आपको शेषावस्था में देखने को मिलती है। और जैसे वयस्क अवस्था आती है तो उस समय 206 अस्थियां रह जाती है। पहले 270 से 300 और 300 से आपकी हो जाएंगे 206 बच जाती है। क्यों बचती है कि यहाँ पर 300 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, अस्थिकरण होगा, आपस में हड्डियां जुड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए जन्म के समय शिशु के रंग की बात करते हैं तो जन्म के समय शिशु का रंग गहरा लाल या गुलाबी हो सकता है। गहरा लाल गुलाबी होता है भाई जन्म के समय। बच्चे के रंग की हम बात करें, शिशु के रंग की बात करें तो गहरा लाल या गुलाबी होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उनका रंग कैसा सांवला हो जाता है या गेहुआ हो जाता है या गोरे रंग में बदल जाता है, ये कलर हो जाता है बच्चे की हम बात। तो अस्थियों की बात में हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई दांतों की बात कर लेते हैं। पित्त, तो पित्त देखिए 5वें माह में दांत आना शुरू हो जाते हैं भाई। 5 बच्चे जब जन्म लेता है तो जन्म के 5वें महीने पे दांत आने शुरू हो जाते हैं। 5वें माह में जन्म के बाद 5 से 6 माह में 6 माह की अवस्था में बच्चों के दांत वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहले 1 दांत आता आगे वाला, फिर 2 आते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान में रखना। सर्वप्रथम कौन से दांत आते हैं भाई, तो नीचे के जबड़े के 2 सामने वाले दांत है वो सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। ये बन सकता है क्वेश्चन की किस कौन से महीने में दांत दिखाई देते हैं, तो 5वें 6ठे महीने में सबसे पहले कौन से दांत, तो निचले जबड़े के 2 सामने वाले दांत हैं वो दिखाई देते हैं। 4-5 वर्ष के जो बालक होते हैं, अगर 4-5 वर्ष के बालक हो जाएं तो उसमें कंप्लीट जो 20 दांत होते हैं, दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं अस्थायी दांत, वो आ जाते हैं। लगभग 20 अस्थायी दांत है वो निकल आते हैं जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। और बाद में 6ठे वर्ष से ये गिरने भी शुरू हो जाते हैं, फिर स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम मांसपेशियों की बात करते हैं। मांसपेशियों में आप इतना याद रखें ना, और आगे हम क्रियात्मक विकास के अंतर्गत और बात करेंगे कि जन्म के समय शिशु के शरीर के कुल भार का लगभग 23% मांसपेशियां होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म के समय जब शिशु का वजन होता है या शिशु का जो कुल भार होता है, जैसे कि 3 kg होता है, तो इस 3 kg का 23% हम निकालें तो वो 23% क्या होगा भाई, मांसपेशियां होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 23% मांसपेशियां होती है।
और इस शेष अवस्था के अंतर्गत कुछ आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं, प्रतिवर्त देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पर 3 प्रतिवर्त बताए भाई, ऐसे तो होते हैं भाई 2-3 और, लेकिन 3 बताएं क्योंकि ये तीनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हम बात करते हैं बेबिंस्की। बेबिंस्की का मतलब क्या होता है? बेबिंस्की का मतलब है, आप घर पे इसका प्रयोग करके भी देख सकते हैं, और नवजात शिशु है उसके पैर के तलवों को अगर हाथ लगाते हैं या ठोकते हैं धीरे धीरे, तो वो क्या करता है, अंगुलियों को आगे की ओर मोड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर नवजात शिशु के पैरों के पीछे या तलवे के ऊपर अंगुली लगाते हैं या पर हाथ लगाते हैं तो क्या होगा, उनकी अंगुलियों को वो आगे की ओर मोड़ता है। तो ये जो प्रोसेस होती है या ये जो बालक के द्वारा प्रतिवर्त दर्शाते हैं, तो ये बेबिंस्की कहलाता है। आप बच्चे के ऊपर ये प्रयोग करके देख सकते हैं भाई, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रतिवर्त आता है वो है मोरो। मोरो भी याद रखना आपको, शिशु के आगे अगर कोई भी वस्तु हम लाने पर वह हाथ पैर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को मोरो कहते हैं। आपने देखा होगा छोटा शिशु जो होता है, अगर जब उसके सामने कोई हम वस्तु लेके आते हैं, अपना हाथ भी लेके जाते हैं, तो वो दोनों हाथों से और दोनों पैरों से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रोसेस होती है या ये जो प्रतिवर्त होता है, ये मोरो कहलाता है। ठीक है, फिर आती है तीसरी रूटिंग। रूटिंग बहुत ज्यादा पूछी गई है भाई, रूटिंग बहुत ज्यादा पूछी गई है। नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है और इसे हम रूटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे के गाल को हम छूते हैं तो वो क्या करेगा, अपना मुंह खोल लेगा, जैसे कि उसको हम कुछ खिलाने वाले हैं। तो ये जैसे ही हम गाल को टच करते हैं वो अपना मुंह खोलता है। ये जो होता है प्रतिवर्त, ये रूटिंग कहलाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रूटिंग कहते हैं भाई। तो ये 3 प्रतिवर्त बताएं, याद रख लेना, इनसे क्वेश्चन पूछा गया भाई कई बार। नवजात शिशु केवल पास की चमकीली वस्तुओं को ही देख पाता, दूर इनका ध्यान नहीं जाता है। आसपास की जो चमकीली वस्तुएं होती हैं, जो चमकदार होती हैं, उनको ज्यादा ये देखता है। ठीक है ना। नवजात शिशु की स्वाद ज्ञानेंद्रिया सर्वाधिक विकसित होती है, ये भी है महत्वपूर्ण भाई। नवजात शिशु के अंतर्गत स्वाद ज्ञानेंद्रिया सर्वाधिक विकसित होती है। अब देखिए मांसपेशियों के विकास के अंतर्गत देखिए, जब पहले माह का बच्चा होता है, फर्स्ट माह में जब शिशु की बात करते हैं तो ये अपने सिर को उठाने लगता है, सिर को उठाने लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अपने सर को उठाने लगता है। जैसे ये 4 माह का शिशु होता है तो 4 माह का शिशु है वो सहारे के साथ बैठने लगता है, सहारे के साथ बैठने लगता है भाई। जब इसको हम सहारा देते हैं तो बैठने लग जाता है। 7 माह का शिशु होता है ये बिना सहारे बैठने लगता है, इनको सहारे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनको कोई भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जब 7 माह का बच्चा होता है तो वो बिना सहारे बैठने लग जाता है। जब वह 10 माह का शिशु होता है तो उस समय वो घुटनों के बल चलता है, घुटनों के बल चलने लग जाता है जब 10 माह का शिशु होता है। 14 माह का शिशु होता है तो वो खड़ा होना शुरू कर देता है, मतलब सहारे से खड़ा होना या फिर खड़ा होना शुरू कर देता है। 14 माह का शिशु होता है वो, और जैसे वो 15 माह का शिशु होता है वो पैरों के चलना शुरू कर देता है। फर्स्ट महीने में क्या होगा, सिर उठाना शुरू कर देता है। चौथे महीने में सहारे से बैठना शुरू कर देगा। 7वें महीने में बिना सहारे बैठने लग जाता है। 10वें महीने में घुटनों के बल चलने लग जाता है। 14वें महीने में खड़ा होना शुरू कर देता है और 15वें महीने में पैरों से चलना स्टार्ट कर देता है। ये होता है मांसपेशियों के द्वारा होने वाला या फिर कह सकते हैं शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है। आगे हम मानसिक विकास की बात करते हैं। मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास या मानसिक विकास कैसे होता है, तो सिर का आकार जो होता है ये शरीर के आकार का लगभग 21% होता है। जन्म के समय हम बात करें तो जितना सिर का आकार होता है, सिर का आकार वो शरीर का 21% भाग होता है। शरीर का 21% भाग होता है। बालक की अपेक्षा बालिका के मस्तिष्क का वजन कम होता है, मतलब बालक के मस्तिष्क का वजन ज्यादा होगा बालिका की तुलना में। और अधिकतर बौद्धिक क्षमता का विकास जो होता है वो इसी अवस्था में होता है। मानसिक विकास या बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है ना, वो इसी अवस्था में होता है, शेष अवस्था में ही सर्वाधिक होता है। जन्म व प्रथम सप्ताह की हम बात करें, जब बच्चा जन्म लेता है या प्रथम सप्ताह जो होता है बच्चा, उसके अंतर्गत वो रोना, आपने देखा होगा बच्चा जन्म लेते ही रोना ही शुरू करता है, सबसे पहले रोना ही शुरू करता है। चौंकना, अचानक से कोई तेज आवाज सुन ली तो वो अचानक से चौंक जाएगा, जैसी मानसिक क्रिया है वो प्रदर्शित करता है जन्म के बाद या प्रथम सप्ताह के अंतर्गत। दूसरे सप्ताह की बात करें तो प्रकाश या चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखना शुरू कर देता है दूसरे सप्ताह में। प्रथम माह, ये दूसरे सप्ताह हो गए। प्रथम माह की बात कर लेते हैं। प्रथम माह में वो भूख, प्यास, निंद्रा या अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर बालक हाथों से या पैरों से क्रिया करना शुरू कर देता है, या रोने लगता है या चिल्लाने लगता है। आपने देखा होगा
बोल सो सकता नहीं वो। अगर उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, निंद्रा या नींद आने लग जाती है, तो वो अपने शरीर को इधर उधर अपने आप को मतलब हिलाता डुलाता है, पैरों को हाथों को क्रिया करने लग जाता है, इनको तेजी से हिलाना डुलाना शुरू कर देता है। अगर इससे भी अगर हम उनकी बातें नहीं सुनते या उनको हम पानी वगैरह या सॉरी भूख प्यास इनकी नहीं मिटाते हैं, तो ये क्या करते हैं, वे जोर जोर से रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये भूख प्यास या निंद्रा की आवश्यकता होने पर होता है, ठीक है ना, प्रथम माह के अंदर। दूसरे माह की बात करें तो दूसरे माह में क्या होगा, दूसरे माह में ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, पहचानने लग जाते हैं। कहने का मतलब दूसरे माह में जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, हम बोलते हैं तो हमारी आवाज के अकॉर्डिंग वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं भाई। तो ध्वनि के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो दूसरे माह में शुरू हो जाती है। चौथे माह की हम बात करते हैं तो वस्तु को पकड़ने लगता है, पकड़ना शुरू करते। कोई वस्तु अगर पकड़ाते हैं या हम अंगुली पकड़ाते हैं तो वो आराम से पकड़ देता है भाई। अनेक आवाजें निकालना शुरू कर देता है। आप सभी को पता है आवाजें कौन सी निकालते हैं, शुरू में बच्चा स्वर बोलते हैं, आ उ रे, ऐसी आवाजें निकालता है। परिवारजनों को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये देखिए, मम्मी को, पापा को या भाई बहन को, इनको देख करके मुस्कुराना शुरू कर देता है बच्चा चौथे माह के। जब छठा माह लगता है तो सुनी हुई आदतों की नकल करता, जो बातें हम सुनते हैं उनकी नकल करता, जो देखता है उनकी नकल करने लग जाता, मतलब अनुकरण करता है। और क्रोध व प्रेम के भाव को समझ लेता। अगर हम गुस्से से देखते हैं तो बच्चा वो रोने लग जाता है, हम उसको मुस्कुराते हैं, प्रेम करते हैं तो वो हंसने लग जाता है। इसका मतलब वो क्रोध और प्रेम के अंदर क्या करने लग जाता है, परिवर्तन या फिर इनके भाव को समझने लग जाता है। 8 माह का बच्चा जो होता है ये खिलौनों से खेलने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, 8 माह का जो बच्चा होता है ये खिलौनों से खेलने लग जाता है। और जैसे ही इनसे हम कोई खिलौना छीनते हैं तो ये रोने लग जाते हैं। ये भी हम 8वें माह के अंतर्गत देखते हैं। अब माह के बाद में हम बात करते हैं वर्ष की। तो प्रथम वर्ष के अंतर्गत जब इसको पहला वर्ष लगता है बच्चे को, तो हम बात करें तो कुछ शब्द बोलने लग जाता है। कुछ शब्द बोलता है, जैसे मम्मी पापा, ऐसे कुछ शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो बोलना नहीं चाहता लेकिन निकलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही दूसरा वर्ष लगता है तो ये 100 से 200 शब्द बोलने लग जाते हैं, छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। और आपको पता होना चाहिए भाई 12 से 14 वर्ष 14 माह 12 से 14 माह का जो बालक होता है वो पहला सार्थक शब्द जो बोलता है ना, वो 12 से 14 माह का बालक बोलता है। तो ये दूसरे वर्ष के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। आगे 3 वर्ष की जब बात करते हैं तो 5 से 7 वाक्यों के शब्द बोलने लग जाते हैं, छोटे छोटे वाक्य 2 वर्ष में। और जैसे 3 वर्ष का होता है वो 5 से 7 वाक्य बोलना सीख जाता है। ये आपको अचानक से नहीं होता भाई, ये धीरे धीरे सीखता है। ये पूरी चीज धीरे धीरे आती है। ये नहीं कि पहला वर्ष आज पहला 28 तारीख या 27 तारीख जन्म है और जैसे 27 तारीख आई तो वो ऑटोमेटिकली बोलना शुरू, ऐसा नहीं होता। वो महीने में धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद में जैसे वो 4-5 वर्ष का होता है तो 4-5 वर्ष का होते ही वो जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। कोई वस्तु देखता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जैसे कोई खिलौना देखते हैं या बोलने वाले खिलौने देखते हैं तो वो कैसे बोलता है उसको खोलना, उसको खोल करके देखना, ये सभी चीजें वो देखता है। वही चित्र बनाने लगता है, रेखाएं बनाने लगता है अलग अलग। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे खेलता है। कई प्रकार के बार बार प्रश्न पूछना, कई प्रकार से प्रश्न पूछता है, भाई पापा ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों होता है, इस प्रकार से। और वस्तुओं में अंतर करने लगता है, वस्तुओं के अंतर्गत डिफरेंस करने लग जाता है, अंतर करने लग जाता है। 4-5 वर्ष तक ये प्रोसेस हो गई। अब जब ये बच्चा 6 वर्ष का होता है, जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो 6 वर्ष का होते ये जटिल वाक्य बोलने शुरू कर देता है, रंगों में अंतर करने लगता है और अपना नाम लिखने लगता है। रंगों में अंतर करने लगता है, अपना नाम लिखने लगता है। विद्यालय जाने के लायक आयु हो जाती है, ठीक है ना। विद्यालय जाने के लायक आयु हो जाती है। तो ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी भाई, मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना, आराम से पूरी चीज समझ में आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, मैंने नोट लगा के लिखा है और ये बुद्धि के उच्चतर स्तर के विकास से संबंधित है। जीन प्याजे कहते हैं भाई, जीन प्याजे कहते हैं 15 से 16 वर्ष की अवस्था में बुद्धि का उच्चतम स्तर का विकास हो जाता है। इसी प्रकार से थोंडाई कहते हैं भाई 18 वर्ष की आयु में बुद्धि का उच्चतर विकास हो जाता है। और क्रो एंड क्रो और अन्य जो विद्वान हैं वो कहते हैं भाई 20 से 25 वर्ष की आयु में बुद्धि का उच्चतर विकास होता है। तो ये तीनों चारों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई बुद्धि का उच्चतर विकास है वो कौन सी अवस्था में या कौन से वर्ष में होता है। अब नेक्स्ट आता है भाई संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की बात करें तो संवेग, भावना और मूल प्रवृत्ति, इन तीनों से संबंधित होता है। ये संवेगात्मक विकास की बात करते हैं तो संवेगात्मक विकास से संवेग, भावना, मूल प्रवृत्ति,
इन तीनों से संबंधित होता है। और संवेग जो होता है ना, संवेग, इनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, इमोशंस कहते हैं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशंस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द है भाई, इमोशन क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इमोशन शब्द ये इमूवर से बना, इमूवर से बना, जो कि लैटिन भाषा का शब्द, याद रख लेना है थोड़ा सा। संवेग जो होता है ये इमोशन होता है, अंग्रेजी में इमोशन कह देते हैं। और इमोशन ये लैटिन भाषा के इमूवर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना या उत्तेजित अवस्था होता। ठीक है। संवेग जो होते हैं भाई, विचारों या भावनाओं का जब बाह्य प्रकाशन होता है ना, उसको संवेग कहते हैं। जैसे कि सुख, दुख, प्रेम, क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, ये अंदर के विचार होते हैं। इसको जब हम बाहर प्रकट करते हैं तो वो क्या आपके संवेग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये गुस्सा, ये सरप्राइज, सिली, हैप्पी, सैड, साई, और ये अलग अलग आप एक्सप्रेशन इमोशंस देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग इमोशंस इस बच्चे के द्वारा दिखाए गए। रोना, अचानक से गुस्सा आ जाना, डरना, ये सभी क्या है, भय बोल सकते हैं। ये आपके इमोशंस होते हैं भाई। ठीक है ना। विचारों का आंतरिक रूप है वो क्या कहलाता है, भावना कहलाता है। विचारों का आंतरिक रूप भावना कहलाता है। आगे देखिए वुडवर्थ क्या कहते हैं इसके बारे में, संवेगों के बारे में। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की गति व आवेश की आने की स्थिति है, या फिर कह सकते हैं संवेग जो होता है वो व्यक्ति को गति व आवेश प्रदान करता है। या संवेग जो होती है व्यक्ति की गति व आवेश के आने की स्थिति होती है, मतलब गति प्रदान करता है संवेग, ये वुडवर्थ कहते हैं। संवेग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उनकी बात करते हैं। संवेगों के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर संवेग के प्रकार, संवेगों के बारे में बताया किसने था, वो भी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे भाई। संवेग जो होता है ये सार्वभौमिक होता है, जन्मजात होता है, सभी में समान रूप से देखने को मिलते हैं और जन्मजात होता है भाई। ठीक है। संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है। संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य हो सकता है, एक आंतरिक हो सकता है। संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया धीमी या बंद हो जाती है। अगर संवेग हम प्रकट कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। ठीक है ना। संवेगों की अभिव्यक्ति है वो व्यक्तिगत होती है, अलग अलग व्यक्ति है वो गुस्से के समय अलग अलग प्रकार का व्यवहार करेगा, मुस्कुराते समय अलग अलग प्रकार का व्यवहार करेगा। कहने का मतलब संवेग को प्रकट करने की जो अभिव्यक्ति करने की जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त करता है संवेग को। संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है भाई, ये पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होती हैं। प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। मूल प्रवृत्ति की आगे बात करेंगे हम। जैसे पहले भावना हमारे शरीर के अंतर्गत या विचार प्रकट हुआ, उस विचार को हमने बाह्य रूप से प्रकट किया है ना, और उससे मूल प्रवृत्ति विकसित हुई। ठीक है ना। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। संवेग जो होते हैं ये सुख दुख दोनों ही प्रकट करती हैं, सुख दुख दोनों ही हमें प्रदान करते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो आगे बात करते हैं संवेगों के प्रकार। संवेगों के जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार होते हैं, एक तो सकारात्मक संवेग होता है, एक नकारात्मक संवेग होता है। सकारात्मक और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक जो होता है ये सुखकर होता है भाई, सुख प्रदान करता है हमें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सकारात्मक संवेग जो होता है ये सुख प्रदान करता है, जैसे कि प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास, ये सभी के यहाँ सकारात्मक संवेग होते हैं। जैसे नकारात्मक संवेग होते हैं ये दुखदायी या कष्टदायी होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, ये सभी आपके नकारात्मक क्रोध होते हैं। यहाँ पर ये बच्चा देख सकते हैं नकारात्मक संवेग होते हैं भाई, ये क्रोध करते हुए आप इस बच्चे को देख सकते हैं। तो ये संवेगों के दो प्रकार। मूल प्रवृत्ति और संवेगों में क्या संबंध है भाई। मूल प्रवृत्ति और संवेग की बात करें तो इनमें क्या संबंध होता है। संवेग के तुरंत बाद होने वाली जो क्रिया होती है वो मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे हम संवेग प्रकट करते हैं उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है वो आपकी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। पहले संवेग विकसित होता है या संवेग निकलता है, उसके बाद में मूल प्रवृत्ति प्रकट। और इसी के ऊपर मैकडूगल और गिलफर्ड जो है, मैकडूगल और गिलफर्ड है, इनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग जो होता है वो भय होता है। इनके अकॉर्डिंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग किसको माना है, मैकडूगल और गिलफर्ड ने भय को माना। तो ये संवेगों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ली। अब संवेगों से संबंधित एक विद्वान आते हैं विलियम मैकडूगल, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें बताई है भाई, उनकी बात कर लेते हैं। विलियम मैकडूगल को यहीं पे पढ़ लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। इन्होंने 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्ति बताई है भाई, 14 प्रकार के संवेग व मूल प्रवृत्ति बताई है। इन्होंने एक बुक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इसी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मीनिंग गलत है साइकोलॉजी,
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत इन्होंने 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था। इन 14 प्रकार के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 14 के 14 पढ़ेंगे और उनमें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा। देखिए, एक तरफ मैंने संवेग लिखे हैं, एक तरफ मूल प्रवृत्ति है। जैसे भय की बात करते हैं तो भय का मतलब पलायन, जब डर लगेगा तो हम पलायन करेंगे ना, तो भय पलायन। वात्सल्य, ये इंपॉर्टेंट है भाई। वात्सल्य की बात करते ये भी पूछा जा चुका है। संतान की कामना, वात्सल्य संतान की कामना। आत्महीनता, दित्य। भूख भोजनान्वेषण, ये भी महत्वपूर्ण है। भूख भोजनान्वेषण, अगर भूख लगेगी तो हम भोजन को खोजेंगे ना, कहाँ पर भोजन है, रसोई के अंदर जाएंगे, भोजन को खोजेंगे, तो ये मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे घृणा संवेग उत्पन्न होता है, निवर्ती, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया पहले। आत्माभिमान, गौरव। आश्चर्य, जिज्ञासा, ये भी इंपॉर्टेंट। क्रोध, युयुत्सा। अधिकार, संग्रहण। आमोद, हास्य। कृति भाव, रचनात्मकता। कामुकता, कामवर्ती। एकांकीपन, सामूहिकता। करुणा या दुख, शरणागति, ये भी महत्वपूर्ण है। जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया ना वो जरूर याद रख लेना, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, ठीक है ना। तो संवेग और मूल प्रवृत्ति हैं जो कि 14 है टोटल, और ये 14 संवेग और मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था विलियम मैकडूगल महोदय ने बताया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 14 मूल प्रवृत्ति और संवेग। अब सिगमंड फ्राइड जो है ना, सिगमंड फ्राइड, इन्होंने 2 संवेग बताए हैं। सिगमंड फ्राइड ने 2 संवेग बताए हैं, एक तो युयुत्सा और एक जिजीविषा। युयुत्सा का मतलब होता है कि जिनमें क्रोध उत्पन्न होता है, जो सबसे ज्यादा क्रोध करते हैं वो तो युयुत्सा, और जिनमें शांत वातावरण या जो व्यक्ति शांत रहते हैं वो जिजीविषा हो जाएगा। तो ये याद रखना भाई, 2 संवेग है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताए गए, युयुत्सा और जिजीविषा। आगे आते हैं ब्रिजेश महोदय। ब्रिजेश महोदय की हम बात करते हैं तो ये बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित करते हैं, अलग ही तरीके से बताते हैं, और पूरी एक टेबल के माध्यम से इसको इन्होंने समझाया है। कैसे, एक बार इस टेबल का पूरा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद में अन्य बात करते हैं भाई। जैसे इन्होंने बताया कि जन्म के समय कौन सा संवेग होता है, जन्म के समय उत्तेजना संवेग होता है। उत्तेजना सबसे पहले जो उत्पन्न होने वाला संवेग कौन सा हो जाएगा, उत्तेजना। जब बच्चा 3 माह का होता है तो उसमें उत्तेजना, कष्ट और आनंद संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसमें उत्तेजना, आनंद और कष्ट ये तो रहते ही हैं। इसके अलावा इनमें भय, क्रोध और घृणा ये संवेग और उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे बालक 18 माह या 1.5 वर्ष का होता है तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध ये तो होते हैं पहले से ही। इसके अलावा इनमें प्रेम, उल्लास और ईर्ष्या भी प्रकट हो जाते हैं। ईर्ष्या, ये आनंद भी संवेग भी उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है, 24 महीने का होता है, तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या ये सभी तो पहले ही उत्पन्न हो गए थे 18 में। और 24वें माह मतलब जब 2 वर्ष का बच्चा होता है तो उसमें हर्ष संवेग भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये ब्रिजेश ने बताया भी किस प्रकार से संवेगों का लेखा जोखा, किस प्रकार से संवेग उत्पन्न होते हैं। इस टेबल्स को अच्छे से समझ लेना। इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो उत्पन्न होने वाला संवेग होता है वो उत्तेजना होती है, और सबसे अंतिम संवेग जो होता है वो हर्ष होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अंतिम जो संवेग उत्पन्न होता है वो हर्ष होता है। और इन्होंने कहा कि 2 वर्ष में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष आते आते जितने भी संवेगों का विकास होना वो सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये ब्रिजेश के द्वारा बताया गया था संज्ञानात्मक विकास के। आगे देखिए, शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना, रोना, क्रुंदन ये सभी उत्तेजना के ही रूप हैं। मतलब उत्तेजना सबसे पहले उत्पन्न होने वाला संवेग हो जाएगा। सर्वाधिक सक्रिय संवेग कौन सा होता है 6 अवस्था में, तो वो क्रोध होता है। और संवेग हमेशा कैसे होते हैं भाई, दैहिक संवेग होते हैं। और संवेग क्षणिक भी होते हैं। क्षणिक मतलब अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसी पल उसको हंसाया भी जा सकता है भाई, रोते हुए बालक को उसी समय हंसाया जा सकता है। मतलब संवेग जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, अचानक से उनको बदला जा सकता है। जोन्स क्या कहते हैं भाई, जोन्स की बात करते हैं। जोन्स कहते हैं भाई 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता है। 2 वर्ष के बच्चे को सांप से डर नहीं लगता है, क्योंकि उसमें भय संवेग का विकास नहीं हुआ होता। भय संवेग का विकास नहीं हुआ होता है 2 वर्ष के बच्चे में, इसलिए उसको सांप से डर नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही वो 3 वर्ष की आयु में आता है तो 3 वर्ष में वह अकेले रहने से डरता है, पशुओं के साथ या पशुओं को देख करके डरने लग जाता है, अंधेरे से डरने लग जाता है। तो 3 वर्ष में उनमें डर आ जाता है। 2 वर्ष तक उनको भय नहीं लगता है। तो ये जोन्स महोदय कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखें। संवेग जो होते हैं ये अस्थिर होते हैं भाई। संवेग जो होते हैं ये हमेशा अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं शिशुअवस्था में संवेग अस्पष्ट होते हैं, लेकिन जैसे किशोरावस्था में जाएंगे वो स्पष्ट हो जाएंगे। संवेग तीव्र होते हैं, शिशुअवस्था में तीव्र संवेग होते हैं।
जेबी वाटसन महोदय भी स्विंगों के बारे में कुछ बताते हैं। इन्होंने बताया कि जन्म के समय आपको 3 स्विंग देखने को मिलते हैं वाटसन के अकॉर्डिंग, क्रोध, भय और प्रेम, ये 3 स्विंग देखने को मिलते हैं जेबी वाटसन की जब बात करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्विंगों के बारे में बताया, तो वो वहां पर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वैज्ञानिक का नाम देके भी पूछे जाते हैं। संवेगों पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं, तो इसको संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, संवेगों पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि को। आगे देखिए, एक डायग्राम के द्वारा मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। भाई शेष अवस्था में किस प्रकार से संवेग उत्पन्न होते हैं, बाल्यावस्था में किस प्रकार से और किशोरावस्था में किस प्रकार से। जैसे शेष अवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो संवेग होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली उत्पन्न होते हैं, इनको पता ही नहीं होता है हमें क्या प्रकट करना होता है, अपने आप ही आते हैं और इन पर बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं होता। भी बुद्धि कम कार्य करती है यहाँ पर और इनका कोई प्रबंधन नहीं होता है। बच्चे के ऊपर हम बात करें, जैसे रो रहा बच्चा, अगर उसको अचानक से हंस लेगा, इसका मतलब उनका संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता शेष अवस्था में। बाल्यावस्था की बात करें तो यहाँ पर प्रबंधन या नियंत्रण शुरू हो जाता है संवेगों पर, और बुद्धि भी क्या करती है, इस पे नियंत्रण करना शुरू कर देती है। बुद्धि जिस संवेग की आवश्यकता होती है उसी संवेग को बाहर निकालती है, जिस संवेग की आवश्यकता होती है उसी संवेग को बुद्धि है वो बाहर निकालती है। बाल्यावस्था में इनका नियंत्रण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की हम बात करें तो किशोरावस्था के अंतर्गत प्रबंधन पूर्ण हो जाता, मतलब कंप्लीट जितने भी संवेग होते हैं उन पे इनका नियंत्रण हो जाता है। और जैसे संवेग होते हैं ना, संवेग ये कम ही बाहर निकलते हैं, भाई कम संवेग ये बाहर निकलते हैं, कि जो बालक होता है किशोरावस्था में वो समाज के साथ कनेक्टेड हो जाता है, वो अपने स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि वो देखेगा कि ये लोग हमें क्या कहेंगे, ऐसा कुछ वो सोचने विचारने लग जाता है। इस कारण से वो स्वयंगों को कम प्रकट करता है, ठीक है ना। और वैसे स्वयंगों में उथल पुथल की अवस्था हम कह सकते हैं किशोरावस्था को, लेकिन ये पूर्ण नियंत्रण कर सकता है या कर लेता है। बुद्धि का कंप्लीट नियंत्रण होता है किशोरावस्था का। यह आपका जो स्वयंगों का विकास है ये कंप्लीट होता है, संवेगात्मक विकास कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्रियात्मक विकास की बात करते हैं। क्रियात्मक विकास जो होता है इसे गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। जैसे हमने जो मांसपेशियां पढ़ी थी ना, उसी प्रकार का विकास है, इसको मांसपेशी विकास भी कहते हैं। मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। इनका जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की होता है। पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है और फिर विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। जैसे पहले हाथ को हिलाना सीखेगा, उसके बाद में अंगुलियों का, और फिर अंगुलियां और हाथ पूरे को हिलाना सीखता। गर्भकाल अवस्था में तीसरे माह से शुरू हो जाता है। क्रियात्मक विकास जो होता है वो गर्भकाल के तीसरे माह से शुरू हो जाता है। जन्म के 5 वर्ष की अवस्था तक, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक विकास में तीव्रता होती है। स्थूल क्रियात्मक विकास में तीव्रता होती है जन्म से 5 वर्ष तक। जैसे कि बैठना, उठना, उछलना, चलना, दौड़ना, फेंकना, ये क्रियात्मक विकास है, वो स्थूल अवस्थाएं होती हैं। स्थूल क्रियात्मक विकास है जो हमें जन्म से 5 वर्ष तक देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये बैठना सीखता है, पैरों से या कुदाड़िया बोलना ना, वैसे चलना सीखता है, ये खड़ा होना सीखता है। ये आपके क्रियात्मक विकास के अंतर्गत ही आते हैं। भाषा का विकास की बात करते हैं। भाई भाषा का विकास, बालक सबसे पहले क्रुंदन करते हुए अपने भावों को प्रकट करता है। आपने देखा होगा सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोने लगता है, क्रुंदन करते हुए अपने भावों को प्रकट करता है। बालक की पहली भाषा यही होती है, क्रुंदन या रोना, ठीक है ना। फिर 5 से 6 माह का बालक जो होता है ये बलबलाने लगता है, आ ई उ ऐसे स्वर बोलता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बालक डा 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 डी डी रे 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 ऐसे कुछ बोलता है, ठीक है ना, ऐसे कुछ बोलता है। बालक को आपने देखा होगा डर ऐसे कुछ आवाजें निकालता है। तो ये आवाज ये शुरुआत में 5 से 6 माह में वो बल बनाने लगता है। जैसे माँ, टी, उच, पी, वा, दा, दू ऐसे कुछ बोलता, आ ई उ ऐसे शब्द निकालता है। 10 से 11 माह का जो बालक होता है ये पहला सार्थक शब्द बोलता है। भाई जब 1 वर्ष का बालक होने लगता है, 11 से 13 माह मानते हैं वैसे तो उस समय वो पहला सार्थक शब्द बोलता है, ठीक है ना। भाषा के विकास के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा का विकास जल्दी होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा का विकास जो होता है वो तीव्र होता है, ठीक है ना।
और इसी प्रकार से स्वीट महोदय कहते हैं कि भाषा ध्वनियों का मानव के भावों की अभिव्यक्ति। भाषा ध्वनियों द्वारा, भाषा है ये ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है भाई, ये डेफिनेशन याद कर लेना स्वीट। ठीक है, जब 13 माह का बालक होता है तो वो 3 से 5 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 18 से 24 माह का बालक जो होता है ये 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देता है। और 2 वर्ष का बालक जब होता है ये 212 से 272 शब्द बोलना शुरू कर देता है, या 212 या 272 शब्द सीख जाता है। 5 वर्ष का बालक जो होता है 2072 से 2100 शब्द सीख जाता है। और 10 वर्ष का बालक जो होता है 5000 से भी अधिक शब्द सीख जाता है। तो इस प्रकार से ये भाषा का विकास होता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। आगे हम शेष अवस्था में सामाजिक विकास की बात करते हैं। ठीक है ना, सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। अगर शेष अवस्था की बात करें तो बालक न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है, मतलब वो उदासीन होता है, तटस्थ होता है, यानी कि शून्य होता है। सामाजिक और असामाजिक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो उदासीन होता है। जन्म के समय हम बात करें तो जन्म के समय से 1 माह का जब शिशु होता है तो वो क्या करता है, जंतु और मानव की आवाज में अंतर नहीं कर पाता। जब बच्चा जन्म लेता है और 1 महीने तक उसमें मानव और जो जंतु होते हैं, पशु होते हैं, उनकी आवाज में वो अंतर नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही वो 2 माह का होता है, 2 माह होते होते मनुष्य की आवाज को पहचानने लगता है। 2 माह होते होते वो मनुष्य की आवाज को पहचानने लगता है। और 3 माह का होते होते वो अपनी माँ की आवाज को पहचानने लगता है। अपनी माँ को आवाज को पहचानने लगता 3 माह का होते होते, माँ को पहचानने लगता 3 माह का होते होते। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको। जैसे वो 4 या 5 माह का बच्चा होता है तो उस समय अपना प्राय समझने लगता है भाई, उसके पास जो व्यक्ति रहते हैं उनको पहचानने लगता है। जैसे यहाँ पर मम्मी पापा हैं तो इनको पहचानता है, मम्मी पापा दादा दादी इनको पहचानने लगता है भाई ये अपने हैं। और जो बाहर से जो व्यक्ति होते हैं, बाहर परिवार के जो अन्य पड़ोसी लोग होते हैं, उनको वो नहीं पहचान पाता है। उनके पास जाने से वो रोता है, डरता है। तो परिवार के किसी भी सदस्य के पास रह लेता है भाई 4 से 5 माह का होता है तब। जैसे उत्तर शेषो अवस्था आती है तो उत्तर शेषो अवस्था में अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर शेषो अवस्था के अंतर्गत अपनी आयु के बालकों के साथ वो खेलने लगता है। आत्म प्रेम किसी दूसरे को अपनी माँ या परिजनों की गोद में बैठने नहीं देता, ये नहीं देता भी होगा। ठीक है ना, नहीं होगा। आत्म प्रेम अपने आप से प्रेम करता हो और किसी दूसरे को अपनी मम्मी पापा उनके या परिजनों के, अपने जो परिजन होते हैं ना जिनको वो जानता है पहचानता है, उनकी गोद में बैठने नहीं देता, ये नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो ये आत्म प्रेम मतलब अपने आप से कि मैं ही बैठूंगा उनकी गोद में। सब केंद्रित होता है, अपने आप में केंद्रित होता है, जो भी कुछ है वो मेरे लिए है भाई। स्वार्थ का भाव होता है इनके अंतर्गत, जो भी चाहिए मेरे को, खाने की चीज हो या कोई भी हो, बस मुझे चाहिए, किसी और को कुछ भी नहीं देना है। उत्तर शेषवावस्था की बात करें तो उत्तर शेषवावस्था में सामाजिक विकास दर्शाने लग जाते हैं लोग। ठीक है ना, जैसे 4 माह का बालक होता है बातें करने पर रोना बंद कर देता है। जैसे 4 माह का बालक होता है ना तो उसको हम अगर बातें करते हैं, उसके साथ में हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो वो उसको समझ में तो नहीं आती, लेकिन वो रोना बंद कर देता है। 5 माह का बालक जो होता है वो क्रोध, प्रेम और भाव प्रकट करने लग जाता है, मतलब इनमें अंतर पैदा करने लग जाता है। 5 माह का बालक होता है, जैसे हम उसको गुस्से के रूप में देखते तो वो रोने लग जाता है, उसको प्रेम करते हैं तो वो प्रेम से वो हंसने लग जाता है या फिर हमारे गले लग जाता है, ऐसे अपने भाव प्रकट करता है। तो क्रोध और प्रेम के भाव में अंतर करने लग जाता है 5 माह का बच्चा। 1 से 2 वर्ष का जब बालक होता है तो ये पारिवारिक कार्यों में रुचि रहने लगता है, जैसे हम कोई काम करते हैं तो वो भी करने लग जाता है। 3 वर्ष का जो बालक होता है वो खिलौनों से खेलता है। 3 वर्ष का बालक है वो खिलौनों से खेलता है, इसके अलावा बच्चों के साथ भी खेलता है। ठीक है ना। और जैसे ही वो 4 वर्ष का बालक होता है तो उनको अनौपचारिक शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा जो कि आंगनवाड़ी में दी जाती है, तो उसके लिए वो तैयार हो जाता है। जैसे 5 वर्ष या 6 वर्ष का होता है तो विद्यालय के अंदर औपचारिक शिक्षा लेने के लिए चला गया। तो देखना भाई 4 वर्ष का बालक आंगनवाड़ी और 5 वर्ष का बालक विद्यालय में जाने लग जाता है। तो ये आपका होता है भाई सामाजिक विकास होगा। आगे देखिए शेष अवस्था का जो अंतिम टॉपिक आता है वो है नैतिक विकास। और नैतिक विकास में हमें कोहल वर्ग का सिद्धांत पढ़ना है। कोहल वर्ग वो अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये कोहल वर्ग का सिद्धांत करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से आपको समझाने की। क्लास जरूर थोड़ी लंबी हुई है लेकिन पूरा टॉपिक क्लियर करने का प्रयास किया।
कुछ भी नहीं है भाई, एक टॉपिक में एक ही क्लास में आपकी पूरी साइकोलॉजी का ये जो टॉपिक है शेषावस्था कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।